हेलो फ्रेंड्स, आइए इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम आपको पिछले क्लास में हम आपको कुछ पॉइंट्स हम बताए हुए थे, कुछ पॉइंट्स बताए थे। आपको हम बता देते हैं कौन सा पॉइंट हम आपको पढ़ाए हैं। उसमें आपको बताया गया था, उसमें आपको हम बताए थे व्याकरण, बताए थे कि व्याकरण क्या होता है, और व्याकरण का प्रकार बताया गया था कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, और लिपि के बारे में उसमें आपको पढ़ाया गया है। फर्स्ट वीडियो जो डला है ना, उसमें हम व्याकरण पढ़े हैं, व्याकरण के प्रकार पढ़े हैं और लिपि पढ़े हैं, और विभिन्न भाषाओं की कौन कौन सी लिपियाँ होती है उसके बारे में हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे हैं। इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा, फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा और भाषा के विभिन्न रूप। भाषा पढ़ेंगे और इसके जो विभिन्न रूप होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, भाषा और भाषा का विभिन्न रूप। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का हम लोग का चैप्टर है भाषा के बारे में। इसी के ऊपर आज हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाषा क्या होता है। गौर कीजिएगा, भाषा को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। भाषा को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। ध्यान दीजिए, भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु से बना है। ये संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना होता है, बोलना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? भाषा है। विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? भाषा है। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। यानी आप एक तरीक़ा से आप बोल सकते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का क्या है? माध्यम है। भाषा संप्रेषण का भी कार्य करता है, और भाषा जो होता है किसी व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से आप कुछ बातें बता रहे हैं, और वह व्यक्ति आपकी भाषा के माध्यम से क्या हो रहा है? आपकी बातों को क्या कर जा रहा है? समझ जा रहा है। तो ये क्या है? भाषा है। अलग अलग देश की अपनी क्या होती है? अलग अलग जगहों की अलग अलग क्या होती है? भाषाएं होती हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचा पाता है, अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचा पाता है, और दूसरे की बातों को वो ग्रहण करता है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। अब देखिएगा, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी क्या होती है? एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी क्या होती है? एक लिपि होती है। जैसे आपको बताया गया था कि हिंदी भाषा, बताइए हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? रोमन हो जाएगी। ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन हो जाएगी। एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी हो जाएगी। याद रखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? रोमन हो जाएगी। अर्थात यहाँ जो है भाषा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। भाषा के द्वारा ही कोई व्यक्ति जो होता है अपने मन के भावों को दूसरे के सामने क्या करता है? व्यक्त करता है। आइए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग भाषा के रूप के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, भाषा के रूप में हम लोग को क्या जानना है? भाषा के, याद रखिएगा, भाषा के यहाँ पर 3 रूप लिखा गया है ना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। भाषा के रूप में आप देखिएगा किताब में तो कहीं पर 2 रूप लिखा है, कहीं पर 3 रूप लिखा है। तो आप लिखिएगा भाषा के 2 ही रूप लिखिएगा। पहला जो है मौखिक भाषा, और दूसरा जो है लिखित भाषा। पहला क्या लिखेंगे? मौखिक भाषा, और दूसरा लिखित भाषा। ये किसी किसी बुक में जो है ना तीसरा भाषा भी लिखा गया है, सांकेतिक भाषा लिखा गया है।
लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो याद रखिएगा भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हम लोग बाद में एक्स्ट्रा में इसको भी देख लेंगे, सांकेतिक भाषा के रूप में हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं, तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिएगा, जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि ये मौखिक भाषा होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, मौखिक भाषा का मतलब ये होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपने विचारों को बोलकर क्या करता है, प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपको भाषा के किस रूप की आवश्यकता पड़ेगी, मौखिक रूप की आवश्यकता पड़ेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे आप किसी दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, जैसे टेलीफोन पर आप बात करते हैं किसी से, ये भी तो कोई ना कोई भाषा में बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा में बात कीजिए या हिंदी भाषा में बात कीजिए। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आप भाषण देते हैं, हिंदी में भाषण दीजिए, इंग्लिश में भाषण दीजिए। भाषण दे रहे हैं या किसी को कोई बात आपको समझाना हो, तो भाषा के किस रूप का यूज करेंगे, मौखिक भाषा का यूज करते हैं। नाटक में भी देखिएगा मौखिक भाषा का यूज होता है, गाना में, रेडियो में, ये सब मौखिक भाषा का यूज होता है। तो याद रखिएगा, मौखिक भाषा जो है आज के जीवन में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। मौखिक भाषा आज के जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, और लगभग बात किया जाए तो इस भाषा के यूज जो होता है सबसे अधिक मात्रा में किस भाषा का यूज होता है, मौखिक भाषा का यूज होता है। आइए हम लोग देखते हैं, तीसरा हम लोग देखते हैं लिखित भाषा। दूसरा हम लोग देखते हैं लिखित भाषा। हम लोग देखते हैं कि लिखित भाषा है क्या। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने विचारों को हम लोग लिख कर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अपने विचारों को हम लोग लिख कर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। उसी भाषा को हम लोग क्या करते हैं, लिखित भाषा हम लोग कहते हैं, लिखित भाषा हम लोग कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को लिख कर प्रकट करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लिखित भाषा हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग के पहले के ज़माने में जब टेलीफोन नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो उस समय लोग क्या करते थे ना, अपने विचारों को पहुंचाने के लिए दूसरे के पास क्या लिखते थे, पत्र लिखते थे ना। और पत्र के माध्यम से दूसरा व्यक्ति समझ जाता था कि इसमें क्या लिखा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पत्र में लिखी गई भाषा, पत्र में जो भाषा लिखित होता है वो क्या है, लिखित भाषा का ही क्या है, एक रूप है। तो पत्र वाला समाचार पत्र में देख लीजिए, पत्रिकाएं हो जाएगी, कहानी हो जाएगा, या कोई लेख या पाठ्य पुस्तक या जीवनी। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझिए, जीवनी। जैसे किसी व्यक्ति का आप जीवनी पढ़ते हैं, जैसे महात्मा गांधी का जीवनी, भीमराव अंबेडकर की जीवनी, तो ये सब जो जीवनी पढ़ते हैं प्राचीन समय की, ये क्या है, लिखित भाषा है, किसी पुस्तक में लिखा गया है, तब तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लिखित भाषा जो होती है बहुत समय के लिए इसको संग्रह किया जा सकता है, बहुत समय के लिए इसको क्या किया जाता है, संग्रह किया जा सकता है। जबकि मौखिक भाषा को हम लोग ज़्यादा समय तक संग्रह नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे, हिस्ट्री में देखे होंगे, अशोक के शासनकाल की बात कर लीजिए, ठीक है ना। तो उसकी भाषाओं को और शिलालेखों में क्या लिखा गया है, उसको पढ़ने के लिए हम लोग किस भाषा का यूज करेंगे, लिखित भाषा का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आजकल लिखित भाषा का रूप भी क्या हो गया है, व्यापक हो गया है। बड़े स्तर पर लिखित भाषा का भी रूप माना गया है, क्योंकि देख लीजिए स्कूलों में, कॉलेजों में, यानी कि हर जगह, हर शिक्षा संस्थान में लिखित भाषा का यूज होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस भाषा का यूज होता है, तो मौखिक भाषा का यूज होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपसे भाषा का रूप पूछा जाए तो भाषा के 2 रूप ही होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा, दूसरा क्या हो जाएगा, लिखित भाषा। ध्यान रखिएगा। आइए तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे सांकेतिक भाषा। हम लोग देखेंगे
अब देखिए सांकेतिक भाषा है, ये भाषा का कहीं कहीं रूप माना गया है, कहीं कहीं नहीं माना गया है। भाषा का दो ही रूप याद रखिएगा, यानी कि हम लोग संकेतों के माध्यम से अपने बातों को जिस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, हम लोग संकेत के माध्यम से अगर अपने विचारों को पहुंचाते हैं दूसरे के पास, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांकेतिक भाषा कहेंगे। देखिए डिफिनीशन देख लीजिए, जिन संकेतों या इशारों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरे को समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग देखे होंगे जितने भी गूंगे बालक एवं बालिकाएं होती है ना, वो अपने बात को कैसे पहुंचाते हैं, इशारा करके क्या करते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक रखते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी उनके इशारे को क्या करता है, समझ जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जिन संकेतों के माध्यम से हम लोग अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांकेतिक भाषा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर गूंगा लिखा गया है, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि केवल गूंगे लोग ही क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कि क्रिकेट जब खेल होता है ना, तो उसमें एक एम्पायर रहता है, वो कुछ ना बोलता है ना कुछ लिखता है, केवल हाथ के इशारे करता है जिससे लोग समझ जाते हैं कि क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि एम्पायर द्वारा जो दिया गया निर्णय होता है वो भी क्या है, सांकेतिक भाषा का ही रूप होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये गूंगे लोग जो होते हैं ना, गूंगे लोग तो मौखिक भाषा का यूज कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये सांकेतिक भाषा पर और लिखित भाषा पर ही क्या रहते हैं, ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा अथवा में लिखा गया एक और डिफिनीशन कि जब कोई मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरे तक संकेत के रूप में प्रकट करता है तो उस भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। वही है, बस घुमा फिरा के डिफिनीशन लिखा गया है कि हम लोग संकेत के माध्यम से क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सांकेतिक भाषा हम लोग बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स की जैसे आप बात कीजिएगा ना, तो अंपायर द्वारा तो आप देख ही लिए हैं। उसके बाद देखते हैं ट्रैफिक पुलिस जो होता है ना, ट्रैफिक पुलिस जो होता है इशारा करता है, हाथ से क्या करता है, इशारा करता है, तो लोग समझ जाते हैं कि दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। देखिए मुस्कुराना, जैसे व्हाट्सअप आप चलाते होंगे ना, तो उसमें कुछ इमेज ऐसा आता है जो आप भेजते हैं तो दूसरा कोई समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं मोबाइल के स्माइली का प्रयोग। वही बात हुआ मुस्कुराना, आप जैसे मान लीजिए आप मुस्कुराएं तो दूसरा कोई समझ जाएगा, संकेत समझ जाएगा कि हाँ आप रो नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। या मोबाइल के भी स्माइली का प्रयोग, उससे भी लोग समझ जाएंगे कि आपके कहने का मतलब क्या है। या गाड़ी का हॉर्न या चौराहे पर बत्ती का जलना, चौराहे पर बत्ती अगर जलती है, लाल जलती है, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ अब रुक जाना है। जैसे हरी हो जाएगी तो लोग समझते हैं कि हाँ अब चलना है यहाँ से। तो कुछ ऐसी सांकेतिक भाषाएं हैं जिसका यूज जो होता है दिन प्रतिदिन अधिक मात्रा में होता है। चलिए, लेकिन इसमें याद रखना है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, दो ही रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, सांकेतिक भाषा हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं भारत की प्रमुख भाषाएं, देखेंगे कि भारत की कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं होती है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिएगा भारत की प्रमुख भाषा में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहली बात हम बता देते हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत जो है विविधताओं का देश है, यहाँ पर अनेक धर्म के लोग, जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत में भाषा एक नहीं हो सकती है, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, इसलिए बोला जाता है कि भारत जो है बहुत सारी भाषाओं का क्या है, देश है। परंतु ध्यान दीजिएगा, जो भाषा हम लोग सरकारी कामकाज में हम लोग यूज करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग जो होता है हम लोग सरकारी काज के लिए यूज करते हैं, वह भाषा जो होती है हिंदी होती है, और कौन सी होती है, अंग्रेजी होती है। सरकारी कामकाज के रूप में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वह भाषा कौन कौन सी है, पहला क्या है, हिंदी है, और दूसरा क्या है, अंग्रेजी है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
आइए अब हम लोग देखते हैं भाषा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देखते हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सिविक्स में भी सवाल बनता है, ठीक है ना, इसलिए आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखिएगा। देखिए जो हम लोग का भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान है, उसमें कितनी भाषाओं का समावेश है? 22 भाषाओं का क्या है? समावेश है। ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है, लेकिन मान्यता कितनी भाषाओं को दिया गया है? 22 भाषाओं को क्या दिया गया है? मान्यता दिया गया है। और ये 22 भाषा जो है संविधान की किस अनुसूची में है, ये आपसे पूछता है। तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में है। संविधान की किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाओं को किस में रखा गया है? संविधान के किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ध्यान देने वाली बात है कि शुरू में 14 मूल रूप से क्या थी? 14 भाषाएं संविधान में क्या थी? शामिल थी। परंतु बाद में संविधान में क्या होता है? कुछ संशोधन होता है, तो 8 और भाषाओं को क्या कर दिया जाता है? 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। तब इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? तो पहले तो 14 थी, अब हम लोग जोड़ देते हैं 8, कुल कितना हो जाएगा? 22 भाषा। यानी कि अब भारतीय संविधान में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है जी? 22 है। और 22 भाषा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिएगा 22 भाषा का थोड़ा सा हम लोग नाम जानते हैं कि 22 भाषा का नाम क्या है। यहाँ देखिए पहली भाषा जो है कश्मीरी है, दूसरी है सिंधी, तीसरी है पंजाबी, चौथा क्या है? हिंदी है, पांचवा गुजराती है, छठा बंगाली है, सातवां असमी है, आठवां जो है आपका उड़िया हो जाएगा, नौवां मराठी हो जाएगा, 10वां जो होगा कन्नड़, 11वां तेलुगु, 12वां तमिल हो जाएगा, 13वां मलयालम, 14वां क्या है? उर्दू है, 15वां संस्कृत है, 16वां नेपाली है, 17वां आपका मणिपुरी है, 18वां क्या है? कोंकणी है, 19 जो है बोडो है, 20वां जो है डोंगरी है, 21वां मैथिली है, और 22वां क्या है? आपका संथाली है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जानते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी हम लोग बोलते हैं। भारत देश में ज़्यादातर जो भाषा बोली जाती है वो भाषा क्या है? हिंदी है। बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। और उर्दू जो है ना हम लोग की, उर्दू जो है हम लोग की दूसरी भाषा है। उर्दू क्या है? दूसरी भाषा है। आप यहाँ पे बताइएगा कि पंजाबी भाषा एक तो है ना जी, पंजाबी भाषा है। आपको बताया है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। पंजाबी भाषा की लिपि जो होती है क्या होती है? गुरुमुखी। इसको याद रखिए, ये पूछ लेता है एग्जाम में कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। और हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, क्या होती है? देवनागरी। देवनागरी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है लिखने में। ऐसे याद रखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग अलग अलग क्षेत्र से आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ की भाषा क्या बोली जाती है? आपके यहाँ की भाषा क्या बोली जाती है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक भाषा आया हुआ है, ये मणिपुरी, तो मणिपुर की भाषा है, ठीक है ना। और कोंकणी जो है आपकी कहाँ की भाषा है? कमेंट कीजिए। कोंकणी जो है गोवा की क्या है? भाषा है। कोंकणी गोवा की भाषा है। चलिए एक सवाल आपके लिए हम देते हैं, बताइएगा। आपको बताना है, इसमें से एक भाषा हम पूछते हैं और आपको बताना है कि कहाँ की ये भाषा है। जैसे आपको बताना है कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कन्नड़। जैसे गुजराती जो है गुजरात की भाषा है, आपको बताना है कि कन्नड़ कहाँ की भाषा है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और शेयर तो बनता ही है, अपने दोस्तों के पास एक शेयर भी कर दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए कुछ नोट्स में लिखा गया है, जैसे आपने देखा था ना कि हमारे संविधान में जो है 22 भाषाएं हैं। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और ये 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और सबसे शुरू में हम लोग देखे थे, जो भाषा देखे थे कितनी थी? 14 थी। उसके बाद 8 भाषाएं जोड़ी गई, 8 भाषाएं जोड़ी गई। तो संविधान में कुछ संशोधन तो हुआ होगा ना, तभी तो 8 भाषाओं को जोड़ा गया होगा। तो गौर कीजिएगा, जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में,
तो सिंधी भाषा को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया है, तो आपको लिखना है 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। अगला देखिएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुर को, नेपाली को तथा कोंकणी को जोड़ा गया है। 3 भाषा जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन सा जोड़ा गया है, मणिपुर है, नेपाली है, कोंकणी है। गौर कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं ना कि इसको याद रखें तो एक तरीका है इसको, जैसे नमक से आप याद रखिएगा। तो न से क्या हो जाएगा नेपाली, म से क्या हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुरी, ठीक है ना। और क से क्या हो जाएगा, कोंकणी। यानी कि नमक को याद रखिएगा कि 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, जब 92वां संविधान संशोधन हुआ 2004 में, तो उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो को, डोंगरी को, मैथिली को और संथाली को जोड़ा गया। तो पूछ सकता है आपको कि किस संशोधन में, संविधान के किस संशोधन में बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। तो 92वां संविधान संशोधन 2004 में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो ये जो है नोट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से सिविक्स में भी पूछ लेता है और हिंदी में भी पूछ लेता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा किस भाषा को कब जोड़ा गया है, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है भारतीय राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं। अब देखिएगा किस राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा कम समय में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमने क्या बताया था आपको कि भारत जो है विविधताओं का देश है। भारत जो है विविधताओं का देश है, इसलिए भारत में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है और भारत के अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग भाषा का रूप भी आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हैं ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा का रूप आपको देखने के लिए मिलेगा और उस भाषा को हम लोग बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं और दूसरे के माध्यम से हम लोग सुनते भी हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बिहार स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, भाषा का कुछ ना कुछ क्या होता है, स्वरूप कुछ ना कुछ बदल जाता है, ठीक है ना। और आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि प्रत्येक भाषा की क्या होती है, अपनी अपनी लिपि होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और प्रत्येक जो भाषा होती है उसकी कुछ ना कुछ भौगोलिक सीमाएं होती है। इसके कहने का मतलब क्या है कि भाषा जो होती है किसी मतलब क्षेत्र तक ही सीमित होती है, किसी क्षेत्र तक ही क्या होती है, सीमित होती है। जैसे एक यहाँ पर कहावत भी है कि कोस कोस पर भाषा बदले, कोस कोस पर भाषा बदले 4 कोस पर वाणी। समझिए, कोस कोस पर भाषा बदले 4 कोस पर वाणी। यानी कि एक कोस जाइएगा ना तो लोगों के बोलने का तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगा। कोस कोस पर भाषा बदले यानी कोस कोस पर लोगों का भाषा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और 4 कोस पर वाणी यानी कि बोलने के तरीके में भी क्या होगा, चेंजिंग उसमें आएगा। तो इसलिए याद रखिए यहाँ इसलिए लिखा गया है कि प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है, कुछ भौगोलिक सीमाएं भी होती है। आइए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर कहावत भी लिखी दिया गया है, ध्यान दीजिए, लिखा गया है एक पुरानी कहावत है, वही कहावत है कि कोस कोस पर भाषा बदले 4 कोस पर वाणी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ भारतीय राज्य देखेंगे और भारतीय राज्य में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं को देखेंगे, ठीक है ना। जैसे बिहार तो हम लोग का अपना स्टेट है तो जानना बहुत ज़रूरी है। बिहार में देखिए हिंदी भी बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है और उर्दू भी भाषाएं हैं यहाँ पे। दूसरा देखिएगा झारखंड पड़ोसी राज्य है, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी, संथाली, बंगाली, उर्दू। उसके बाद देख लीजिए सिक्किम में, देख लीजिए नेपाली, हिंदी, बंगाली। सिक्किम में कौन कौन सी भाषा, नेपाली, हिंदी, बंगाली। अरुणाचल प्रदेश में क्या, बंगाली है, नेपाली है, हिंदी है, असमिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक राज्य में कई भाषाएं क्या होती है, बोली जाती है। अभी हम बताएं ना कि भारत में आज के मामले में देखिएगा, जोग्राफी के अगर सेंस अगर आपको बताया जाए
ज्योग्राफी के सेंस से अगर आपको बताया जाए, भारत की आबादी की अगर बात किया जाता है तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि पहले हम लोग जो थे जनसंख्या के मामले में 2 नंबर पर थे। भारत जो था जनसंख्या के मामले में 2 नंबर पर था, लेकिन 21-22 के बाद से भारत जो है जनसंख्या के मामले में जो है 1 नंबर पर आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में कितनी आबादी है, और जब आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ लोगों के रहने का क्षेत्र भी बढ़ेगा ना। तो इसलिए बोला जाता है कि भारत जो है विविधताओं का देश है। इसलिए वहाँ अलग अलग क्या करते हैं, वहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है। जैसे देख लीजिए ना, एक ही स्टेट में कितनी 4, 5 या 10 भाषाएं बोली जाती है। जैसे नागालैंड में बंगाली, हिंदी, नेपाली। उसी प्रकार से मिजोरम में क्या हो जाएगा, बंगाली, हिंदी, नेपाली। ये सेम है नागालैंड का और मिजोरम का, बंगाली हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा और नेपाली हो जाएगा। असम की बात किया जाए, इसमें से बहुत भाषा आप जानते भी हैं कि कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, इसलिए हम लोग फास्ट देख रहे हैं। असम में असमिया बोली जाती है, बंगाली भी बोली जाती है, हिंदी भी, बोडो भी और नेपाली भी। त्रिपुरा में बंगाली, हिंदी। मेघालय में बंगाली, हिंदी और नेपाली। मणिपुर में मणिपुरी, नेपाली, हिंदी और बंगाली। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। कम से कम जो महत्वपूर्ण स्टेट हैं आस पड़ोस के, मान लीजिए कि जो महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं, तो उनका भाषा क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अगला देखेंगे हम लोग उड़ीसा में। उड़ीसा की भाषा में देखते हैं कि उड़ीसा में क्या बोला जाता है। उड़िया है, हिंदी है, तेलुगु है और संथाली है। वहीं महाराष्ट्र की बात किया जाए तो मराठी, हिंदी, उर्दू और गुजराती। ठीक, गुजरात का क्या हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, सिंधी हो जाएगा, मराठी, उर्दू। कर्नाटक का कन्नड़, उर्दू, तेलुगु, मराठी, तमिल। ठीक है ना। गोवा की क्या हो जाएगा, कन्नड़, कोंकणी। महत्वपूर्ण है कोंकणी, ठीक है ना। देखिए कन्नड़ जो होता है ना आपका, कर्नाटक में भी कन्नड़ भाषा बोला जाता है, ठीक है ना। कर्नाटक में भी आपका कौन सा भाषा बोला जाता है, कन्नड़ भाषा बोला जाता है। और गोवा में भी याद रखिए कन्नड़। और यहाँ पर मराठी, हिंदी बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, तमिल। आंध्र प्रदेश की भाषा हो जाएगी। और केरल में देखते हैं तो केरल में मलयालम। देखिए एक ही भाषा केरल में बोला जाता है, तो इसलिए ये फेमस हो जाता है, एग्जाम में देता है केरल की भाषा क्या है, तो क्या लिखेंगे, मलयालम लिखेंगे। मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी है, मराठी है, उर्दू है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर की भाषा की बात करते हैं तो कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी। हिमाचल प्रदेश की तो हिंदी, पंजाबी, नेपाली। ऐसे ही आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं अगले पीडीएफ में, देखते हैं और भी कुछ स्टेट्स हैं। अब देखिएगा ये सब अपनी अपने स्टेट की क्या है, कुछ भाषाएं हैं। जैसे उत्तराखंड की क्या है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, नेपाली है। उत्तर प्रदेश का क्या है, हिंदी है, उर्दू है। राजस्थान का क्या है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू। पश्चिम बंगाल का बंगाली, हिंदी, संथाली, उर्दू और नेपाली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाषाओं का क्या होता है, भाषाओं का अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। चलिए एक सवाल हम यहाँ से आपसे पूछना चाहते हैं कि वह कौन सी ऐसी भाषा है, वो कौन सी ऐसी भाषा है जो सभी जगह पर लागू होता है, जो सभी जगह पर लागू होता है, मतलब एक ही भाषा से काम चल जाएगा। उससे हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा अंग्रेजी। क्या याद रखेंगे, अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर इस भाषा का आपको ज्ञान है ना, तो आप किसी भी स्टेट में जाइएगा, लोग आपकी भाषा को क्या कर सकते हैं, समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो है अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब आइए हम लोग देखेंगे भाषा के विविध रूप देखेंगे। भाषा का विविध रूप क्या क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे संपर्क भाषा, पहला पढ़ेंगे संपर्क भाषा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवहारिक भाषा। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तीसरा है मातृभाषा, ठीक है ना। और चौथा आपका है राष्ट्रभाषा है। और पांचवा आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज। और यहाँ पर जो छोटा छोटा है बोली भी इसमें इसी में देख लेंगे कि आखिर बोली क्या होता है और उपभाषा क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग आइए हम लोग देख लेते हैं।
देखिएगा, संपर्क अथवा व्यवहारिक भाषा क्या होता है? वह भाषा जो जन जन के बीच में संपर्क का माध्यम बनाती है। जन जन का मतलब लोगों के बीच में क्या करती है? संपर्क का माध्यम बनाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संपर्क भाषा हम लोग कहते हैं। यानी कि जो संपर्क भाषा होती है वो पूरे देश में बोली जाती है। यह लिखा है ना, देश के कोने कोने में क्या होती है? समझी जाती है और बोली जाती है। ये तो इसलिए संपर्क भाषा जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय जो होते हैं अलग अलग भाषा के होते हुए भी हिंदी के माध्यम से आपसी संपर्क बनाए रखते हैं। अतः हिंदी भारत में संपर्क भाषा की भूमिका भी निभाती नजर आती है। यानी कि संपर्क भाषा में अगर सबसे महत्वपूर्ण भाषा की बात किया जाए तो आपका कौन सी भाषा हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। और संपर्क भाषा को किस भाषा के हम लोग नाम से जानते हैं? व्यवहारिक भाषा के नाम से जानते हैं। यह भाषा जो होती है देश के कोने कोने में बोली जाती है और लगभग सभी लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। संपर्क भाषा में आप याद रखिएगा, हिंदी को याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी निभाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजभाषा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और इसमें बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, राजभाषा का मतलब क्या होता है? राजभाषा का अर्थ क्या होता है? शासन की भाषा, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। जिस भाषा के माध्यम से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। यानी कि सरकारी काम काज में इस्तेमाल होने वाले सरकारी लोग क्या होते हैं? देखते हैं ना, कितना मतलब लगता है कि हम ही यहाँ के जो हैं सबसे पावर वाले व्यक्ति हैं। तो वही होता है शासन की भाषा। राजभाषा का मतलब शासन की भाषा। यानी कहने का मतलब कि सरकारी काम काज में इस्तेमाल होने वाली जो भाषा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजभाषा कहते हैं। जैसे सरकारी काम काज कहने का मतलब क्या है कि जो भी मतलब सरकारी कार्यालय होता है ना, उसमें हम लोग जिस भाषा का यूज करते हैं उस भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? राजभाषा कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं राजभाषा के बारे में कुछ और अन्य तथ्य जानेंगे। दस के बाद 11 नंबर ना चलना है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी दिवस को राजभाषा के रूप में क्या किया गया? अपनाया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदी ही क्या है? राजभाषा है। ध्यान रखिएगा, हिंदी राजभाषा है। और हिंदी को संविधान के माध्यम से कब अपनाया गया है? हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब मिला है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या मिला है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में इसे स्वीकृति मिली हुई है। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष को हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि इस हिंदी दिवस को मान्यता कब मिला है संविधान में? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो बात सही है। जब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तब तो आपका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। लेकिन कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 10 जनवरी को। कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस? 10 जनवरी को। बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ेंगे ना जीके, जैसे जो होता है ना जीके में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर दिवस कुछ दिया रहता है, तो पूछता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। और हिंदी को संविधान में दर्जा कब दिया गया है? 14 सितंबर 1949 को। अब देखिएगा, कुछ नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा है। यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदी जो है एक लिखित भाषा है ना जी, हिंदी लिखित भाषा है। और हिंदी की लिपि पूछा जाए कि हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। इसको किस अनुच्छेद में राजभाषा को रखा गया है? 343 के 1 में बताया गया है कि हिंदी की लिपि क्या होगी? हमारी देवनागरी होगी। आइए आगे हम लोग देखते हैं और अंग्रेजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है? भाषा है। और इसको हम लोग सहराजभाषा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। कहेगा कि हमारे देश की सहराजभाषा क्या है? सहराजभाषा क्या है?
आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिंदी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। और केवल कहता है कि राजभाषा क्या हो जाएगा, तो राजभाषा क्या हो जाएगा? हम लोग का हिंदी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं मातृभाषा, हम लोग देखते हैं, यानी कि मातृभाषा का मतलब क्या होता है? माँ की भाषा ना जी। मातृभाषा का मतलब माँ की भाषा। ये मातृभाषा शब्द जो होता है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है मातृ और भाषा, जिसे मातृ का अर्थ क्या होता है? माँ, और भाषा का अर्थ होता है बोलना। यानी कह सकते हैं कि माँ के भाषा में अपने बातों को व्यक्त करना ही क्या है? मातृभाषा है। देखिएगा यहाँ पर, माँ तथा परिवार में सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बालक जो होता है ना, सबसे पहले जो होता है वो किस भाषा को सीखता है? तो जो उसके घर परिवार में जो भाषा बोली जाती है ना, बालक उसी भाषा को सबसे पहले क्या करता है? सीखता है। और कैसे? तो बुजुर्गों का अनुकरण करके। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? बुजुर्गों का अनुकरण करके बच्चे भाषा तुरंत सीख लेते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, बंगाली भाषी बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? बांग्ला तथा तमिल भाषी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा क्या होती है? तमिल होती है। यानी कुल मिलाकर कहने की बात ये है कि जिस क्षेत्र का बच्चा होगा और जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है, वहाँ पर उसको जो भाषा मिल रहा है वह बच्चे की क्या हो जाएगी? मातृभाषा हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये जो है लेक्चर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सही तरीके से आप समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आपका भी नाम ले कि हाँ, आप जो पढ़ रहे हैं सही जगह भी पढ़ रहे हैं। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। आइए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मातृभाषा के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रभाषा देखने वाले हैं। राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश होता है। राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश होता है। और भाषा मतलब बोलना, यानी कि देश में जो भाषा बोली जाती है। तोड़िए इसको, राष्ट्र मतलब देश, भाषा मतलब बोलना, यानी कि देश में जो भाषा बोली जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रभाषा। देख लीजिए, देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही क्या होती है? राष्ट्रभाषा होती है। यानी कह सकते हैं कि वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती है उसी को हम लोग राष्ट्रभाषा हम लोग कहते हैं। भारतीय संविधान में गौर कीजिएगा, भारतीय संविधान में भारत की किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। आप किसी व्यक्ति से अगर पूछते हैं कि बोलिए आपका राष्ट्रभाषा क्या है, तो वो तुरंत बोलता है हिंदी बोलता है, तुरंत हिंदी बोलता है। जो हिंदी क्या है? आपका राष्ट्रभाषा नहीं है, ये क्या है? राजभाषा है। याद रखिएगा, हिंदी हम लोग की राजभाषा है और अंग्रेजी जो है हम लोग का सह राजभाषा है। इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा। बहुत सारे टीचर जो होते हैं ना, यहीं पर गलती करते हैं। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है और इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अभी कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसको भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसको याद रखिएगा। भले ही हम लोग हिंदी अपने देश में बोलते हैं, लेकिन संविधान में इसको मान्यता नहीं मिला है, इसलिए हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा हम लोग नहीं कहेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए नोट में क्या लिखा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, अपितु ये क्या है? संघ की राजभाषा है। यानी वही बात हुआ कि हिंदी हम लोग की क्या है? राजभाषा है। हिंदी हम लोग की क्या है? राजभाषा है। अभी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा नहीं मिला है। बात स्पष्ट हो रही है। और अंग्रेजी जो है हम लोग की क्या है? सह राजभाषा है। और हिंदी की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। और अंग्रेजी की लिपि क्या हो जाएगी? रोमन हो जाएगी। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगली भाषा को, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। बहुत इम्पोर्टेंट भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, यानी कि वर्ल्ड के बाहर भी जिस भाषा का प्रयोग होता है ना, वर्ल्ड नहीं सॉरी, हम लोग का जो देश है, कंट्री हम लोग का जो देश है, उसके बाहर जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा हम लोग बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जिस भाषा के माध्यम से विश्व के विभिन्न राष्ट्र अपनी भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। यही तो एक भाषा है जनाब
कि जिस भाषा का प्रयोग करके हम लोग किसी भी देश में क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसके बिना, अंग्रेजी के बिना आपका समझिए कि मतलब ना, कहा जा सकता है कि जीवन अधूरा है। क्योंकि आप दूसरे देश में जाएंगे ना, तो वहाँ पर दूसरा भाषा तो आप सीखे नहीं हैं और अंग्रेजी का आपको ज्ञान नहीं है, तो इसलिए आप अपने मन की बातों को दूसरे से कह नहीं सकते हैं, जिससे बहुत सारी क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा, वह भाषा जो पूरे विश्व में बोली जाती है और अपने विचारों और भावनाओं को जिस भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी हम लोग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और पूछा जाए कि हम हमारे देश की जो सहभाषा है वह क्या है, सह राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। और हिंदी जो है राजभाषा है। अभी राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भाषा को दर्जा नहीं दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं, बस अब ख़त्म ही होने वाला है। अब देख लेंगे हम लोग, बोली देखेंगे और उपभाषा देखेंगे, यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा आप कमेंट भी करते रहिए और लाइक का बटन नहीं रुकना चाहिए, लाइक भी दबाते रहिए, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड के भी शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी अधिक से अधिक क्या मिले, लाभ मिले। आइए हम लोग देखते हैं बोली क्या है। देखिएगा, बोली जो होता है ना, बोली जो होता है एक छोटे क्षेत्र में बोला जाता है। बोली का स्वरूप कैसा होता है, छोटा होता है। बोली का स्वरूप कैसा होता है, छोटा होता है। अलग अलग क्षेत्र में देखिएगा ना, लोगों के बोलने का तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं हम लोग, बोली बोलते हैं। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। देखिए, किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। बोली की संख्या भी निश्चित नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में आप जाइएगा ना, देखिएगा बोली क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था, आपको एक कहावत बताया था कि कोस कोस पर भाषा बदले, चार कोस पर वाणी। ठीक उसी प्रकार से आपकी बोली भी क्या होती है, बदल जाती है। बोली की संख्या भी निश्चित नहीं है, बोली अनेक है, बोली भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कोस कोस पर भाषा बदले, चार कोस पर वाणी। तो इससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा, कहीं कहीं पर मगही बोली के रूप में मैथिली है, भोजपुरी है, अवधी है, हरियाणवी है, मेवाड़ी है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए हम अब बताते हैं, हमारे यहाँ भोजपुरी जो होती है ना, इस बोली का हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके यहाँ किस बोली का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं उपभाषा क्या है। उपभाषा देखते हैं क्या है। उपभाषा में देखिएगा, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बोली में साहित्य रचना होगा और हमारे बोली से ही उस क्षेत्र का क्या होगा, विकास हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उपभाषा बोलेंगे। बोली के माध्यम से ही क्या होगा, क्षेत्र का क्या होता है, विकास होता है। तब वह क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो होती है उपभाषा हो जाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि उपभाषा में के अंतर्गत कई बोली आती है। बोली किसके अंतर्गत आएगी, उपभाषा के अंतर्गत आती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में हम देखे भाषा के रूप देखे, भाषा कि कितनी भाषा को कैसे मतलब बोलते हैं, किस भाषा की कौन सी लिपि है, किस राज्य की कौन सी भाषा है, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग देखें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक, कमेंट और शेयर थोड़ा सा कर दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और आपको समय समय पर वीडियो मिल सके। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो इस चैनल पर बच्चे अभी न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन हमेशा जाता रहे, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।